हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं चीन और जापान के संबंधों पर चर्चा करूंगा। इनडायरेक्टली ताइवान और अमेरिका का भी जिक्र इसमें किया जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि चीन बहुत दिनों से ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको अमेरिकी सेना से डर है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मलक्का जलडमरू मध्य, जो कि इंडोनेशिया में स्थित जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है, ये दोनों द्वीप समूह हैं। तो एक्चुअली ऐसा है, द्वीप कह सकते हैं। द्वीप समूह तो इंडोनेशिया द्वीपों का एक समूह ही है, लेकिन जावा और सुमात्रा दो बड़े वहाँ के आइलैंड हैं। उनके बीच में मलक्का जलडमरू मध्य, उसके पहले सुंडा जलडमरू मध्य, जो कि भारत के अंडमान के पास, अंडमान निकोबार के पास स्थित है और उस पर भारत का नियंत्रण भी है। लेकिन मलक्का जलडमरू मध्य को, यानी दो बड़े थल भाग को मिलाने वाले जल पट्टी को जलडमरू मध्य कह सकते हैं, या कोई भी दो चैनल को मिलाने वाले, अगर पानी की पट्टी भी पतली है और दो बड़े पानी के धार को मिलाती है तो उसे भी जलडमरू मध्य कहते हैं। और इस्थमस इसका थोड़ा उल्टा होता है, जैसे पनामा एक इस्थमस है लेकिन मलक्का जलडमरू मध्य है। तो इस प्रकार से मलक्का जलडमरू मध्य, इंडोनेशिया चूंकि अमेरिकी खेमे का माना जाता है, तो मलक्का जलडमरू मध्य पर अमेरिका का ही कब्जा है। ये दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड, यानी सबसे ज्यादा सेना के दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह माना जाता है। इसीलिए चीन जो है वो अल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल करना चाहता है हिंद महासागर से होते हुए, ताकि वो गल्फ से अपने ज़रूरत के जो 70-80% ऊर्जा वो खरीदता है, कच्चे तेल को खरीदता है, गैस को खरीदता है, वो आबाद रूप से मंगा सके। इसीलिए वो क्रा नहर थाईलैंड में है, उसको विकसित कर रहा है, उसके विकास में इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। एक्चुअली थाईलैंड जो है चीन की ओर ही झुका है। कुछ दिन पहले तो फिलीपाइंस, जो कि अदरवाइज अमेरिकी खेमे का देश रहा है, वो भी चीन, उसके राष्ट्रपति भी चीन की यात्रा पर गए थे। खैर, इस समय हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको लगता है अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा है। और इस मामले में यही नहीं, ताइवान के आसपास के द्वीपों पर जापान ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। जापान जो कि फर्स्ट आइलैंड चेन का काम करता है अमेरिका के लिए। नहीं, अमेरिका को अगर प्रशांत महासागर में जाना है या प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में जाना है, प्रशांत महासागर में गुआम भी एक उसका नेवल बेस है, यानी मिलिट्री बेस का, नेवल बेस नहीं मिलिट्री बेस कह सकते हैं। वहाँ से एयरफोर्स की उड़ानें भी होती हैं, वहाँ थल सेना के लोग भी हैं, वहाँ नौसेना के लोग भी हैं। तो जापान दक्षिण पूर्वी प्रशांत में स्थित होने की वजह से अमेरिका को उससे पैसेज दिलवाता है। दूसरे शब्दों में, फर्स्ट आइलैंड चेन का मतलब ये हुआ कि अमेरिका आराम से प्रशांत महासागर में और वहाँ से हिंद महासागर में पहुँच सके, खास करके प्रशांत महासागर, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पहुँच सके। इसके लिए जापान उन सारे अवरोधों को दूर करता है जो कि अमेरिका के मार्ग में आ सकती हैं, और इसीलिए उसको फर्स्ट आइलैंड चेन के नाम से जाना जाता है। गुआम को सेकंड आइलैंड चेन के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं इंडोनेशिया को थर्ड आइलैंड चेन, चूंकि इंडोनेशिया के मलक्का जलमरू मध्य के बाद ही हिंद महासागर में अमेरिकी सेना या नौसेना प्रवेश करती है। अमेरिका के पास सर्वाधिक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, नौसेना जिनका इस्तेमाल करती है उनमें उसके पास 22 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत के पास 2 हैं, चीन के पास भी 2 ही हैं। चीन तीसरे का विकास कर रहा है, तीसरे का विकास भारत भी कर रहा है। रूस, चूंकि भारत की इकॉनमी छोटी है और जनसंख्या ज़्यादा है, भारत तो दुनिया का शायद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बन गया है। डेमोक्रेसी के कुछ नुकसान हैं, तो भारत उन नुकसानों को सहन भी कर रहा है। बहरहाल, हम आपको ये बताते चलें कि जापान में जो अमेरिकी बेसेज हैं, मिलिट्री बेसेज, सैन्य अड्डे हैं, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही जापान में कई बेसेज यानी कई नौसैनिक अड्डे बनाकर रखा हुआ है। जबकि जापान में जो वहाँ का संविधान है, एक्चुअली उसे मैक आर्थर, जो कि अमेरिका का ही एलाइड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था,
यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान मैक आर्थर उसका लेखक है, वहाँ जापानी संविधान को बनाया है, जिसमें एक आर्टिकल है जो पीस आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। यानी वहाँ जापान के लिए ये शर्त निर्धारित की गई है कि जापान अपने आणविक ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। दूसरे शब्दों में वो बिजली पैदा करेगा, न कि वह कोई परमाणु बम बनाएगा या कोई एटमी बम बनाएगा। इस प्रकार से शिंजो अबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2022 में उनकी हत्या हो गई थी एक परेड के दौरान। तो शिंजो अबे साहब ने एक बार कोशिश किया था इस क्लॉज को बदलने के लिए, लेकिन बदल नहीं पाए थे। इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए जापानी संसद में, और वो लगता है कि पूरे बहुमत नहीं जुटा पाए थे। जिसके हालांकि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। 9 साल वहाँ के प्रधानमंत्री ने, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी एक सिरफिरे ने हत्या कर दिया 2022 में ही। खैर, शिंजो अबे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे दोस्त भी थे। खैर, अमेरिका ने जापान में लगभग 55,000 अपने सैनिकों को लगा रखा है और कई बेसेस बना रखे हैं। उनमें जापान भले ही नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो सदस्यता के बाहर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में जापान पहली पसंद होता है। अमेरिका की एक तो बड़ा देश भी है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, और प्रशांत महासागर में स्थित हुए पूर्वी प्रशांत के पास ही, जहाँ जापान तट पर जहाँ अधिकांश मिलिट्री बेसेज हैं, या जापान से सटे हुए चीन के पास बहुत सारे जहाँ अड्डे हैं, सैन्य अड्डे हैं, उनके पास ही जापान स्थित है। जापान ज़्यादा दूर नहीं है चीन से। इसीलिए चीन अमेरिका का के थर्ड मिसाइल THAAD, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहते हैं इसको, यह एक डिफेंस सिस्टम है। यानी शत्रु की तरफ से आने वाले मिसाइल को हवा में ही पहचान कर पकड़ करके मार गिराता है, टारगेट पर पहुंच ले। टर्मिनल का मतलब ही यही होता है। टर्मिनल का मतलब ये होता है, जब भी कोई शत्रु का मिसाइल या शत्रु की तरफ से आने वाले ड्रोन या कोई अन्य उपकरण जो कि लक्ष्य पर पहुंचने वाले हों, उसके पहले उनकी पहचान कर उनको मार गिराया जाए, और ऊंचाई पर ही ऐसा काम कर दिया जाए जिससे कि टारगेट पर पहुंचने के बहुत पहले ही, यानी डिसेंट के बहुत 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 पहले ही, या री एंट्री, यानी अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल है तो सबसे पहले ऊपरी एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वहाँ से निचले एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है। री एंट्री के समय आप सभी लोगों को पता है, बैलिस्टिक मिसाइल ब्लास्ट फिजिक्स में एक विज्ञान है, उसी का प्रयोग करता है। बैलिस्टिक कहते हैं इसको। यानी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान री एंट्री के समय बढ़ जाता है, जिससे लक्ष्य पर प्रहार करते समय या गिरते समय बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा तेजी से आग धधकती है और नुकसान पहुंचाता है। चीन ने इसके लिए DF-17, DF-26, CJ-10 और CJ-100 का प्रयोग करने का इरादा किया। उसका उद्देश्य यह है कि भाई, अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा है ताइवान पर कब्जे के मामले में, और अमेरिका की सबसे बड़ी उपस्थिति जापान में है। जापान विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, तो क्यों ना अमेरिका को ही टारगेट किया जाए। और वैसे DF-17 का जवाब अमेरिका या चीन, दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जो लगभग 3000 किलोमीटर की गति से टारगेट पर प्रहार करता है। DF-17, DF-26 इन दोनों की रेंज ही 3000 से 4000 के बीच में है, जबकि CJ-10 और CJ-100 की स्ट्राइक रेंज यानी मारक क्षमता 1800 से 2500 किलोमीटर के बीच में है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन टारगेट कर रहा है जापानी एयरबेस को, ये जापानी मिलिट्री बेस को, इस उद्देश्य से कि वहाँ अगर अमेरिका को पंगु हम बना देंगे तो ताइवान पर कब्जा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और विश्व में जो नंबर 1 के वर्चस्व की लड़ाई है उसमें भी हम स्थापित हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि देखना है आगे क्या होता है, लेकिन जापान के एक स्टडी में ये पाया गया, इमेजरी सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा जो चीज़ें मिली हैं
वो वहाँ के एक्चुअली जापान के थिंक टैंक के एक शोधकर्ता हैं, जो जापान के ग्राउंड फोर्स के बेसिक इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व कमांडर भी रहे हैं, माकी नाकागावा। उन्होंने अपने स्टडी में बताया है कि भाई जो सैटेलाइट से जो इमेजरी प्राप्त हुई, यानी जो सैटेलाइट से जो चित्र लिए गए हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन जो है बहुत तेजी से अपने वो लॉन्चर और मिसाइल का प्रयोग करके ऐसा करने की कोशिश करेगा कि जापान में जो अमेरिकी रक्षा प्रणाली है उसको ध्वस्त कर दे, जिससे इनडायरेक्टली अमेरिका पर भी दबाव बने और वह चीन से डर जाए। चीन भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, उसके पास भी आणविक हथियार हैं। ये दूसरी बात है कि अमेरिका से बहुत ही कम है, लेकिन जापान को अगर कमज़ोर कर देगा चीन, तो इनडायरेक्टली वो अमेरिका को कमज़ोर कर देगा एक प्रकार से, चूँकि जापान की रक्षा की जिम्मेदारी वस्तुतः अमेरिका की ही है। और उसके बाद से वो गुआम को भी टारगेट कर सकता है, और उसको जो है फिर उसके बाद ताइवान पर कब्जा करना उसके लिए आसान होगा। हालांकि चीन के लिए आसान काम नहीं होगा, चीन के लिए एक टफ काम होगा। उसका कारण ये है कि चीन को नाटो का भी ख्याल है कि नाटो के बहुत सारे सहयोगी देश हैं, अब उनकी संख्या 32 तक पहुंच गई है, जिसमें कई देशों के पास, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन के पास खुद न्यूक्लियर वेपन है। तो कहीं ऐसा ना हो चीन को चारों तरफ से चौतरफा मार झेलनी पड़े, और ऐसे में चीन ही के लिए वो सांप छछूंदर की बात हो जाए कि सांप छछूंदर को ना तो निगल पाता है ना तो उगल पाता है, वही वाली बात हो जाए चीन के लिए। यानी जापान पर अटैक करके अमेरिकी प्रणाली को ध्वस्त करने में एक बहुत बड़ा जोखिम भी है, रिस्क भी है। और इधर 2023 में जापान ने ताइवान के आसपास के द्वीपों को मिलिट्राइज यानी मिलिट्री बेसेस बनाना, सैन्य अड्डे बनाना भी वहाँ चालू कर दिया है, ताकि वो चीन के किसी भी भविष्य में होने वाले प्रहार को कमजोर कर सके। आपको हम बताते चलें, चीन का एक प्रांत है जिलिन, वहाँ 655वीं ब्रिगेड, 655वीं और 656वीं ब्रिगेड दो हैं वहाँ। तो मैंने उसके पास 655वीं ब्रिगेड तो जिलिन में ही है। वहाँ एक नए गैरिजन का निर्माण भी चीन ने किया है, जो DF-17 MRBM मिसाइल, जिसकी रेंज स्ट्राइक रेंज को लेकर के तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से 1800 से 2500 के बीच तो उसकी रेंज है ही, और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से वो चलती है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल है। भले MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो जापान ज़्यादा दूर तो थोड़ा ही है, कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, तो उसको आसानी से चीन टारगेट कर सकता है। तो इस प्रकार भाई पूर्वी प्रशांत के पास ही तो जापान है, तो इस प्रकार से जो है चीन अगर जापान को टारगेट कर लेगा, हालांकि यह दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि जापान के 84 बड़ी कंपनियां चीन में कार्यरत हैं, चीन में वो सामान बनाती हैं और काउंटर गारंटी प्रोग्राम के तहत वो दुनिया को बेचती हैं। सप्लाई चेन के मामले में चीन नंबर 1 है दुनिया में। इसी को तोड़ने की भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन वर्तमान जो डिस्कशन है, जिलिन प्रांत चीन का ही एक प्रांत है, जो कि दक्षिण पूर्वी चीन में ही स्थित है, और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर के करीब भी है। पूर्वी प्रशांत महासागर के पास जापान स्थित है, कोरिया के ठीक ऊपर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 655वीं ब्रिगेड का इस्तेमाल जो जिलिन प्रांत में है, चीन वहाँ एक गैरिजन का निर्माण किया है, जो कि DF-17 को ऑपरेट करेगा, और DF-17 से उसका इरादा है जापान को टारगेट करने की, जहाँ की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर देगा। जो अमेरिका ने थर्ड मिसाइल यानी दिए हैं, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, हमने बताया इसका फुल फॉर्म। टर्मिनल का मतलब होता है जब मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसी समय उसकी पहचान कर उसे मार गिराया जाता है। ये टर्मिनल और ये ऊंचाई पर होगा, तो हाई अल्टीट्यूड
इसके लिए इस्तेमाल किया गया। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, पहले पहले ये वास्तव में इसका नाम थोड़ा सा बदला हुआ था, लेकिन बाद में टर्मिनल कर दिया गया। पहले 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 भी इसका मतलब ये था कि भाई पूरे इलाके में, किसी एक इलाके में अगर प्रक्षेपास्त्र शत्रु के देश की तरफ से किसी प्रक्षेपास्त्र से प्रहार होता है तो उसको बीच ही में पहचान करके मार गिराने की क्षमता रखने वाले मिसाइल को थर्ड मिसाइल कहा गया। तो अब बहुत फर्क नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें तो ज्यों की त्यों ही हैं। ठीक है, टर्मिनल की जगह टी की जगह थोड़ा सा थर्मल या अन्य चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यही है, टर्मिनल ज़्यादा उपयुक्त है। कारण ये है कि जब भी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, कोई शत्रु देश का कोई ड्रोन हो या कोई मिसाइल प्रक्षेपास्त्र हो या कोई अन्य एयर इक्विपमेंट हो, तो उसकी बीच ही में पहचान करके उसको मार गिराने की क्षमता रखने वाले एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं संक्षेप में इसको। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है जो ऊपरी एटमॉस्फेयर में जाता है फिर री एंट्री करता है, यानी री एंट्री के समय उसकी मारक क्षमता 3000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। वो इसीलिए ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा घातक होता है। वो फिजिक्स में एक बैलिस्टिक साइंस है, उसी का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। तो इस प्रकार से जो आपको DF डोंगफेंग, इसका मतलब है, डोंगफेंग का मतलब होता है वहाँ मिसाइल से ही है। डोंगफेंग 17 DF-17 नाम दिया गया। इसका तोड़ पूरी दुनिया में किसी देश के पास नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं है, चूंकि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से आक्रमण करता है और बहुत भेदन क्षमता वाला ये मिसाइल है। ये डिफेंस सिस्टम को ही चौपट करने के लिए मुख्य रूप से होता ही है। तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम अगर चौपट हो गया तो जापान एक्सपोज हो जाएगा। जापान के साथ साथ इनडायरेक्टली अमेरिका भी एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन उसमें एक रिस्क भी, जैसा मैंने बताया, नाटो के अन्य सदस्य देश मुंह थोड़े ताकते रहेंगे, वो भी तो चीन पर पलट करके वार करेंगे। चूंकि उसके सेक्शन 4 में ये बात कही गई है, भाई अगर नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, तो सब मिल करके टूट पड़ेंगे चाइना पर। ऐसे में चाइना को 2 नुकसान होगा, एक तो यूरोप से सप्लाई चेन खत्म हो जाएगा और दूसरा ये है कि भाई फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास आणविक हथियार भी हैं, तो चीन को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए चीन संभल करके चल रहा है। उसकी रणनीति अचानक आंख मूंद करके इस जंग में कूदने की नहीं है, वो सारे ऑप्शन को तौल रहा है। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट से लिए गए चित्र बताते हैं, जो कि माकी नाकागावा नामक एक शोधकर्ता है, उन्होंने कमांडर रहे हैं स्ट्रेटेजिक ग्राउंड फोर्सेस के, तो उनके अनुसार जो है चीन इस तरह की हरकत कर रहा है। 1300 उसने मिसाइल डेवलप किया है और 300 के करीब उसने लॉन्चर डेवलप किया है, जो जापान को टारगेट करने के लिए है। और वो कई जगह मिलिट्री बेसिस का निर्माण कर रहा है, यानी सैन्य अड्डों का निर्माण कर रहा है, ताकि वो जापान के डिफेंस सिस्टम को चौपट कर सके, इनडायरेक्टली अमेरिका पर प्रहार कर सके, और जापान को उतना नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ताकि ताइवान पर प्रशांत महासागर में अबाध रूप से वो एक छत्र राज्य उसका हो जाए और वो सीधे सीधे ताइवान पर कब्जा कर सके। नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका को हड़काता है, एक्चुअली उसका असली गुंडा जो है चीन ही है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, वो चीन ही है। इसके अलावा चाइना ने CJ-10 और CJ-100 जो लॉन्च क्रूज हैं, ग्राउंड लॉन्च क्रूज, उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। इनकी भी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। ये एक्चुअली 655वीं ब्रिगेड, जो कि जिलिन प्रांत हमने आपको बताया, वहाँ एक गैरिसन का निर्माण कर रहा है, वहाँ है। और शेडांग नामक एक अन्य प्रांत है चीन का, वहाँ 656वीं ब्रिगेड है, वहाँ से ऑपरेट किया जाएगा इनको। इनकी जो मारक क्षमता है वो 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच है। CJ-10 और CJ-100 इसका भी इस्तेमाल करना चाहता है चीन।
जैसा कि सैटेलाइट से लिए गए चित्र से पता चलता है, जो कि माकी नाकागावा ने, जो कि शोधकर्ता हैं जापान में, वहाँ जापान के थिंक टैंक के शोधकर्ता हैं और बेसिक इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व कमांडर हैं। ग्राउंड बेसिक इंटेलिजेंस यूनिट माने ज़मीन पर ही स्थित है। ग्राउंड बेसिक इंटेलिजेंस यूनिट माने मुख्यतः थल सेना के लिए काम करते हैं। उन्होंने ये बताया है जापानी सरकार को, भाई इस तरह से चीन हरकत कर रहा है। सैटेलाइट से जो इमेज जो प्राप्त हुई है, जो चित्र प्राप्त हुए हैं, इमेजरी कहते हैं, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। ऐसा माकी नाकागावा का कहना है, जो कि प्रमुख शोधकर्ता हैं इस मामले में। उन्होंने ही ये चीज़ों को बताया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन जापान में अमेरिका के रक्षा प्रणाली को तभी ध्वस्त कर पाएगा जब वो सारे ऑप्शन पर विचार कर लेगा। अभी ये एक कपोल कल्पित बात सी लगती है कि चीन जो है आंख मूंद करके जापान पर हमला कर देगा, चूँकि जापान विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। चीन में कई जगहों पर उसका कारोबार भी चल रहा है और अमेरिका जापान में कई मिलिट्री बेसेस भी बना रखा है, कई सैन्य अड्डे भी बना रखा है। तो कहीं ऐसा ना हो अमेरिका के इसमें, भाई अमेरिका कूदेगा ही, जापान उसका एलाइज है या इतना इतना गहरा मित्र है तो एलाई है, तो ऐसे में अमेरिका कूदेगा ही। और अमेरिका के कूदने का मतलब नाटो का कूदना। नाटो से अकेले पंगा लेना चीन के लिए मुश्किल होगा। और भारत भी तटस्थ रहते हुए भी तमाम तरह के समझौते हैं, जैसे तमाम तरह के एग्रीमेंट हैं। 4 न्यूक्लियर रिजीम से रिलेटेड जो समझौते हैं उसका भारत हिस्सा भी है। साथ ही अमेरिका से भी 4 तरह के समझौते भारत कर चुका है और उसके तहत भारत हो सकता है ईंधन वगैरह उपलब्ध करा दे। तो ऐसी दिशा में हो सकता है, हालांकि उसमें ये बात कही गई है कि युद्ध के दौरान भारत तटस्थ रहेगा और वो ईंधन वगैरह उपलब्ध नहीं कराएगा किसी शत्रु देश के सेना को। अमेरिका से जो समझौता है, मैं शत्रु देश के विरुद्ध अमेरिका के किसी एयरक्राफ्ट को ईंधन वगैरह उपलब्ध नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है भारत इसे उपलब्ध करा दे। और ऐसी दिशा में हो सकता है कि जो लेमुआ या अन्य बेसिक जैसे समझौते हैं या कोसा जैसे समझौते हैं, इनको भारत हो सकता है लागू कर दे और थोड़ी शर्तों को बदल दे। तो चीन चूंकि भारत का घोषित शत्रु है, तो इस प्रकार से चीन कमज़ोर होगा तो भारत के लिए राहत की बात होगी। तो भारत हो सकता है अमेरिका की मदद कर दे। यही सब तमाम ऑप्शन पर विचार करेगा चीन इस अटैक को करने के पहले। मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से अटैक कर पाएगा। बहरहाल देखना होगा आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।